अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस वक्त आप देख रहे हैं रोशन टीवी टिक टॉक। हम हर रोज लाइव आ रहे हैं। आज हमारी खुशकिस्मती है, हमारे साथ एक ब्यूरोक्रेट हैं पाकिस्तान से। अब वो आए हुए हैं, जर्मनी में रहते हैं। उनसे हम इंशाल्लाह गुफ्तगू करेंगे, पाकिस्तानी सियासी हालात पे बात करेंगे या जर्मनी के हालात के बारे में बात करेंगे। इनका अपना शो चलता है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। और मेरे कैमरा खोलते ही माशाल्लाह लोग आना शुरू हो गए हैं। हम कोशिश करते हैं कि लोगों की लाइव कॉल वहाँ से लें और जो आपके सवालात हैं उनके जवाब दिए जाएँ। पाकिस्तानी सियासी सूरत हाल पे बात करेंगे नाज़रीन, और क्रिकेट के बारे में बात करेंगे कि पाकिस्तान की क्रिकेट बोर्ड में उछाड़ हुआ है। जो हमारे बाबर आजम है उनको हटा दिया गया है, नए कैप्टन को आजमाया जाएगा। जिस तरह कहते हैं विराट कोहली जो से हैं वो बहुत अच्छे बैट्समैन, बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, जब लेकिन कैप्टन बने तो मुतासर हुई उनकी बैट्समैनी, तो इसलिए अब उनको हटा के फिर दूसरे को आजमाया गया। इसी तरह पाकिस्तान में भी ये तजर्बे हो रहे हैं, हम इस पे भी बात करेंगे। हम दीगर जो पाकिस्तानी हालात है उसके ऊपर बात करेंगे, जंग के बारे में बात करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम ऑस्ट्रेलिया, स्पेन और जर्मनी से आपको दोस्तों से मिलवाएं। और आज सबसे पहले हम बात करेंगे, नाज़रीन आना शुरू हो गए हैं कि मुझे देख रहे हैं, तो अगर आपके कुछ सवालात हैं तो हमारे साथ हैं मनीर साहब, उनसे मैं पता करूंगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ले जी, आज हमारी खुशकिस्मती है हमारे टिकटॉक चैनल की, हमारे यूट्यूब की। आप बताइए आपका सफ़र कैसा रहा है? जर्मनी में ट्रेनों का सफ़र कैसा रहता है? सफ़र बड़ा ज़बरदस्त रहता है, लेकिन क्योंकि ये मौसम खुला, बर्फ़ नहीं है, तो अक्सर कंस्ट्रक्शन होती है। क्योंकि फिजिशियल इंश्योरेंस कंपनी के मामला होते हैं, तो हर सूरत में उन्होंने रेलवे ट्रैक अपने मरम्मत करने होते हैं, जिसकी वजह से बड़ी ज़बरदस्त किस्म की बस सर्विस है। अगर जहाँ ट्रेन ख़त्म हो जाए, उन्होंने आप शेड्यूल में देखेंगे इंटरनेट पे, वहाँ पे बस आपका इंतज़ार कर रही होगी। आपने उसमें जो फर्स्ट क्लास बस होती हैं, उसमें एमरेट एयरलाइन के कह लें या कतर एयरलाइन, उनकी बसें भी ऐसी नहीं होती। जैसी बस इंतज़ार कर रही होती, वो वहाँ से पिक करती है, बड़े बाअखलाक ड्राइवर होता है, और जहाँ पे जाके अगली ट्रेन मिलनी वहाँ पे उतार देते हैं। इसमें कोई मसला नहीं। नाज़रीन ये बता रहे हैं बात यहाँ से कंस्ट्रक्शन की, रेलवे की कंस्ट्रक्शन सारा साल यहाँ चलती है, लेकिन आजकल जोरों पे है। जर्मनी में हर जगह कंस्ट्रक्शन हो रही है, रोड्स बन रही हैं, जो रेलवे लाइन है वो बन रही हैं, जो नीचे ज़ेर ज़मीन पाइप लाइन है उनको तब्दील किया जा रहा है पुरानियों को। लेकिन ये गारंटी देते हैं कि ये 40-50 साल तक इसको कुछ नहीं होता। इसलिए तो ये जर्मनी कहते हैं ना, मेड इन जर्मनी, इसलिए तो यूरोप ने तरक्की की है। अगर ये टैक्स लेते हैं हुकूमत, तो वो टैक्स पूरी अवाम को देते हैं वापस। यही हमने यूरोप में जहाँ भी हम गए हैं तो यही देखा है कि वो अवाम की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। ये देखें कैसी खूबसूरत बात बता दी। पाकिस्तान के जो करता धरता है उनको भी चाहिए कि एक निज़ाम है हमारे पास, बहुत बड़ा अंग्रेज़ का बचाया हुआ रेलवे है, लेकिन वहाँ तो रेलवे लाइन उखाड़ ली जाती है, आए रोज़ हादसा होते हैं। आज भी हमने सुना है, सुबह की खबरों में मैं सुन रहा था कि वहाँ आज फिर पटरी से ट्रेन उतर गई। वहाँ ये वाक़यात होते रहते हैं, तो इसकी वजह क्या? मनीर साहब बताइएगा कि पाकिस्तान में क्यों हादसा होते हैं? वहाँ पे एक तो फंड नहीं, आपने देखा होगा सिंध में अक्सर जगह जो तकरीबन 1 फुट लंबा जो नेट होता है वो ठोकना, ये लकड़ी वहाँ पे लगाते हैं, और पटरियों को जोड़ा होता है बड़े अच्छे मेटल से, ये लकड़ी के वो जिसको पंजाबी में कहते हैं गुल्ला, वो लगा के उसको जोड़ा हुआ होता है, उस पर ट्रेन चलती। और पहली दफ़ा ये देखा पाकिस्तान में, बारिश में से गुजर के जा रही ट्रेन, वहाँ पे पटरी बैठ के तो डूब गई। फिर तो रेलवे में इनकम ही कोई नहीं, लॉस में जा रहा है पिछले 15 साल से। इसको तो लालू प्रसाद जैसा आए तो ठीक कर सकता है, जब लास्ट में एक चीज़ जा रही है तो वो कहाँ से मरम्मत करवाएंगे? कुछ करप्शन भी बड़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से रेलवे का निज़ाम ठीक नहीं हो सकता। प्राइवेट करने की कोशिश की है, लेकिन भाग भूग जाता है। प्राइवेट करने की कोशिश की, ये बता रहे हैं पीआईए को भी प्राइवेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसको टीका लगाया गया, थोड़े से पैसे दिए हैं, ताकि अरबों, थोड़े से पैसे मतलब अरबों रुपया दे के दोबारा उसको खड़ा किया जा रहा है, ताकि उस मुर्दे घोड़े में दोबारा जान पड़े। ये बताइएगा कि सिंध के इलाका में देखा है तो लोग तो पटड़ियाँ उठा के घर में ले जाते हैं, और सैलाब जब आता है तो पटड़ी पे पानी फिर रहा होता है, जहाँ ट्रेन फिरनी होती है तो वहाँ तो सैलाब आ जाता है। इस वजह से कि जो पैसे लेते हैं खासकर ये सैलाब ज़दगान के लिए आते हैं। अभी करोड़ों रुपया जब ये गवर्नमेंट भी तब्दील हुई थी, फिर आया था ये यहाँ पे सैलाब, बकौल इसके बिलावल के 10 बिलियन ले आया हूँ, उसमें से कुछ आया, 10 बिलियन तो नहीं आया, 2 बिलियन आया था, वो इसी तरह खाया पिया गया। ये तो खुश होते हैं,
सैलाब आए, हम अमदाद मांगे, उसमें काम होएगा तो करप्शन आएगी। ये 10-15% लगाते हैं, उससे क्या बनना। काम होगा, सैलाब आती हैं तो उनकी मौजें लग जाती हैं, फिर क्योंकि बाहर की ममालिक जो मदद करते हैं पाकिस्तान, वो खास रह जाते हैं। ये बताइएगा, जिस तरह आपने बिलावल का नाम लिया, आज वो खैबर पख्तूनख्वा में गए हैं, कभी वो सिंध में जलसे कर रहे हैं, वो एक ही कहने हैं जे भुट्टो। तो भुट्टो की पॉलिसी या भुट्टोइज्म को आज फिर उन्होंने दोहराया। तो किस तरह की पीपल पार्टी की देख रहे हैं आज की पोजीशन? भुट्टो के बस नाम का ये किस्म का सदका ही खा रहे। भुट्टो के मरे हुए भी कितने साल, 4 दहाइयों से ज़्यादा हो गया, और उसका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों को पता लग गया, शऊर आ गया। अब छोटे छोटे गांव में जो नेट चला गया, लोग हैंडी पे देख लेते हैं कि ये कब तक इस तरह करेंगे, कितने पैसे आ रहे हैं, फिगर शेयर हो जाती। कितने अच्छे ब्यूरोक्रेट हैं जो फिगर भी चेंज कर देते हैं। लोगों को पता लग गया जीडीपी क्या चीज़ थी, कितने पैसे आए और वो किधर गए, आए और किधर गए, लोगों को पता लग रहा है। जिसकी वजह से ये खोखले हैं। भुट्टो के नाम का अब नहीं बिकेगा, अब तो बिकेगा काम। क्या बिक रहा है काम? जो अब कहते हैं कि उनको गिले शिकवे हैं एस्टेब्लिशमेंट से कि वो नून लीग को दे रहे हैं, नवाज रहे हैं, तो क्या देखते हैं आपस में क्यों 16 महीने की हुकूमत की आपस में अब लड़ पड़े हैं? तो ना दें उनका साथ, क्यों दे रहे थे? वो तो नहीं, ये तो खुद जाते हैं एस्टेब्लिशमेंट के साथ। इन्होंने जब इमरान खान को हटाना था, बार बार कहते थे इसको हटाओ, इसको हटाओ, हमारी मदद करो। शहबाज शरीफ ने कहा हमें मौका दो, उन्होंने फिर दिया भी था मौका। ये तो खुद उनको बुलाते हैं, एस्टेब्लिशमेंट को बदनाम ज़्यादा कर रहे हैं। 75 साल ये खुद उनके पास जाते हैं, आप तशरीफ़ लाएँ, हमारे इधर तशरीफ़ लाएँ। हर कोई देखता, जो इक़्तिदार में है वो भी, और जो नहीं है वो भी, जो कहता है कि एस्टेब्लिशमेंट ही है जो सब कुछ करे, और वो फिर करती हो करे अच्छा ये ठीक है। अब इतने कमज़ोर ग्रुप बना दी, कोई भी पार्टी आए, अगर इमरान खान कह रहे हैं तो वो भी आए। इतना कमज़ोर ग्रुप बने वो भी नहीं कुछ कर सकता। ये खुद अपने गिरबान पकड़ाते हैं किसी के हाथ, तो वो फिर अपनी मनमानियाँ करता है। हर एक को शौक तो होता है, नशा तो होता है इक़्तिदार का, तो ये करते हैं। बाकी रहा जो दौरे कर रहे थे, जिसका काम, ये पॉलिटिशियंस का काम है जाके नेगोशिएशन करें। इधर आर्मी चीफ जाता हो, कहते हैं ये किस तरह का मुल्क है, या इसको तो नहीं पैसे देते, कभी किसके पास कभी किसके पास। मुल्क में मुस्तहकम होगी जैसी भी गवर्नमेंट हो, फिर आती हैं। अब ये गया था OIC में, आपने देखा कि इंटरिम गवर्नमेंट का था, वो पीछे खड़ा किया हुआ, किसी सदर ने, किसी वज़ीर आज़म ने उसको टाइम नहीं दिया। इस तरह जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है फिर मुआहदे मिलते हैं, अमदाद भी मिलती। अब रेकोडिक का हालांकि बकौल अपोजिशन के बड़ा सस्ता बेच दिया, उसके बावजूद वो जो MBS है वो नहीं आ रहा अभी तक, को करे नहीं, जब नई गवर्नमेंट आएगी तो फिर मैं पैसे दूंगा। नाजरीन, आप जुड़े रहिए, प्रोग्राम में हमारे साथ रहिए, क्योंकि हमने 10-10 मिनट के क्लिप लगाने होते हैं अपने YouTube चैनल पे। दोबारा टिकटॉक पे भी हम ये रिकॉर्ड शुदा लगाते हैं, इसलिए अभी अब आप हमारे साथ रहिए। हम थोड़ा सा वक्फा लेंगे, लेकिन लाइव आप रहिएगा, हम आपसे बातें करेंगे। प्रोग्राम के अगले हिस्से में बहुत अहम सवालात हैं, मैं पूछूंगा। हमारे साथ लोग जुड़ चुके हैं, लोग आना शुरू हो गए हैं। हम कोशिश करेंगे दोस्तों को लाइव लें, उनसे गुफ्तगू करें और उनसे पता करें पाकिस्तानी सियासी सूरत हाल पर बात हो रही है। इस हिस्से में हम बात करेंगे इमरान खान के बारे में। आपने अभी जिक्र किया, क्या देखते हैं मुस्तकबिल इमरान खान का, क्योंकि उसके साथी जो उसको छोड़ते जा रहे हैं, क्या वो NRO ले लेंगे और चले जाएंगे मुल्क से? क्या देख रहे हैं इमरान खान के बारे में? कोई NRO नहीं लेंगे, लेकिन उसके पास जो आखिरी पता था, उसने जो जाना अमेरिका में कोर्ट में चैलेंज करने के लिए कि आपका ये सफ़ीर ये इन्वॉल्व था, वो पता मेरा ख्याल है, हो सकता मैं गलत हूँ, बेहतर तो वही जानता है ना जिसको प्रॉब्लम है। उसने पहले खेल दिया, लेकिन पर इनको बड़ी फिक्र लग गई कि बदनामी होगी अमेरिका की भी ओवरऑल पूरी दुनिया में। इमरान खान को एक तो वज़ीर आज़म था, दूसरा क्रिकेट के हवाले से भी जानते हैं। जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो अमेरिका किया, वहाँ जाके कहेंगे आपका सफारत खाना इन्वॉल्व था, जाके इस तरह लोगों को मिलता था जिसका सबूत ये साइफर है वगैरह वगैरह, तो वहाँ पे कोर्ट में जाएगा। और मेरा ख्याल है अभी बाकायदा अनाउंसमेंट नहीं हुई, हलीमा खान को उसने आगे कर दिया। इन्होंने कहा हम तुझे पकड़ के अंदर कर देंगे, वो करी कर दो, कितनी देर रखेंगे। अगर कोर्टें भी कुछ हद तक दबाव बर्दाश्त करती हैं, वो अपनी ज़िद पे कायम है, वो कह रहा नहीं मैंने नहीं आना, लेकिन कुछ वजूहत उसको समझाया भी जाके वो लोगों ने, कभी हालात इस तरह हैं जो बकौल तेरे मुझे हटाया गया, फलां के जो नाम लेता है
وہ بھی اب ان کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کچھ دیر تو باہر چلا جا، آ جا، جس طرح ہم نے اس کو بھیج دیا تھا آگے آنا، اسی طرح تجھے بھی بلا دیں گے، لیکن یہ پٹھان ہے تو غصے کا ہے، اس نے کہا نہیں، میں بس یہیں پہ چاہے مجھے لٹکا دو، میں یہی پہ ہوں۔ اور عمران خان یہی رہنا چاہتے ہیں اب، کیونکہ آپ نے عدالتوں کا نام لیا، عدالتوں نے دروازے کھول دیے ہیں انصاف کے لیے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ فیض آباد دھرنا واپس لایا جائے، جو قاضی صاحب نے فیصلہ کیا تھا اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے۔ اب ہمارے ناظرین 6 اہم ترین عہدیدار وہ اب اس کمیشن کے سامنے ہوں گے۔ 2 ہمارے سابقہ وزرائے اعظم خاقان عباسی، عمران خان، 2 ہمارے چیف جسٹس جو ہمارے نثار، ثاقب نثار اور کھوسا صاحب اور بندیال صاحب کہتے ہیں، اور اس طرح ہمارے 2 جنرل، ایک چیف آرمی اسٹاف وہ تھے ہمارے باجوہ صاحب، اور اس کے بعد جو جنرل تھے فیض حمید۔ بتائیے گا جو 6 افراد کمیشن کے سامنے پیش ہوں گے، یہ بتائیے گا ناظرین کو۔ آرمی چیف نہیں کر سکتے کیونکہ اس کے اوپر تو بولنے کی پابندی، جنرل کے اوپر 2 سال کی، تو کمیشن کے سامنے جائیں گے تو ایک قسم کے بول پڑے، وہ نہیں ہوں گے، وہ کہیں گے ویٹ کرو، جب ہمیں بولنے کا اختیار دیا جائے گا پھر بابنگے دہل ہم بولیں گے آ کر، وہ نہیں آئیں گے دونوں جنرل۔ ان کی ان آفیشیل بنائی ہوئی پالیسی کہ کوئی بھی جنرل کسی جگہ جواب دہ نہیں ہے، ہم جواب دہ ہیں، اس سے وہ انٹرنل انکوائری کر لیں گے، اس میں سے اس کو لکھ کے بھیج دیں گے ٹاپ سیکرٹ کہ یہ ہم نے دیکھا، یہ گلٹی پہ یہ نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ وزیر اعظموں نے کرنا تھا، شاہد خاقان عباسی نے خود ریکویسٹ کی تھی باجوہ صاحب کو، دونوں گروپ مان رہے ہیں کہ آ کے ان کا یہ ہماری جان چھڑاؤ، پھر وہ آیا تھا، وہ آپ ہی نہیں آیا۔ یہاں پہ قاضی صاحب ٹھونس رہے ہیں کہ جی وہ جنرل نے یہ کیا، جنرل نے وہ کیا، اس وقت ڈی جی رینجر تھے اور فیاض حمید ڈی جی آئی سی تھے، انہوں نے جو کیا تھا، نوید جو ان کا نواز شریف کا رشتہ دار ہے، میاں منیر کا جو ان کا مریم کا کوڑم ہے نا، اس کا وہ کزن ہے، وہ تھا آئی ایس آئی چیف، لیکن وہ تو کسی کے کہنے پہ گئے تھے۔ وزیر اعظم بااختیار ہے کیونکہ سارے اس کے نیچے ہیں، اس نے وہ جس کو مرضی چاہے بلا لے، جو مجبوراً تھا کیا کرتا۔ وزیر اعظم کو ایک پارٹی تنگ کر رہی ہے تو اس نے اپنے لا انفورسمنٹ کو ہی کہنا تھا، انہوں نے آ کے اپنے طریقے سے کیا، کچھ بھی نہیں اس کیس میں۔ فیض آباد جو مرا ہوا مردہ گھوڑا تھا اس کو میں جان ڈالی جا رہی ہے، دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ قاضی صاحب نے کہتے ہیں کہ میں نے کوشش کرنی ہے کہ ملک میں انصاف کیا جائے، ہم کیونکہ قانونی جاری ہے، دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے۔ قاضی صاحب نے کہتے ہیں کہ میں نے کوشش کرنی ہے کہ ملک میں انصاف کیا جائے، ہم کیونکہ قانونی پہلو ہے تو میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے ایڈوکیٹ ہیں اسپین میں، ان سے ہم بات کریں اس معاملے میں، پتہ کریں۔ ناظرین ہمارے پروگرام جوائن کرتے رہیں، ہمارا یوٹیوب چینل بھی ہے اس کو بھی جا کے سبسکرائب کریں، اور ہمارا ٹک ٹاک چینل بھی ہے، اس کے اوپر دل کے نشان کے اوپر ٹھپا لگائیں۔ ہمارے پروگرام بڑے پسند کیے جا رہے ہیں۔ منیر صاحب آپ بتائیں کہ یہ کہ دنیا اب ایک اس میں آ چکی ہے ہاتھ میں، فٹافٹ معلومات پتہ لگ جاتی ہیں۔ اب یہ بتائیے گا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ وہ الیکشن کے بارے میں کیا کردار ادا کرے گی؟ الیکشن تو ابھی نہیں ہو رہے کیونکہ 2 بڑی پارٹیوں نے کہا کہ ادھر برف باری بھی اتنا تو ہوئے گا، ان کے پاس ایک تجویز تھی کہ کے پی کے کو چھوڑ دیتے ہیں، اگر کے پی کے کو چھوڑ دیتے ہیں اتنی ساری پرسنٹیج جو پی ٹی آئی کی ہے وہ تو نکل جائے گی، تو یہ مناسب نہیں ہے۔ لیکن الیکشن قاضی صاحب نے کہا نا جس نے الیکشن کی بات کرنی وہ خرچہ کہ بیوی سے کرے، اب جس کی بیوی نہ تو وہ کیا کرے۔ الیکشن ہوتے نظر نہیں آ رہے، الیکشن ہوتے نہیں نظر نہیں آ رہے، لیکن جلسے دھڑا دھڑ ہو رہے ہیں۔ ناظرین آپ ہمارے ساتھ لائیو آ چکے ہیں، اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہیں تو سامنے آئیے گا، ہمارے ساتھ بات کیجیے گا، آڈیو ریکارڈنگ لیں گے، ویڈیو نہیں اٹھائیں گے، تاکہ ہمارا جو پروگرام آگے بھی ہم نے پیش کرنا ہے۔ تو اب ہم جرمنی کی بات کر لیں گے۔ جرمنی کے حالات آپ نے بتایا کہ کنسٹرکشن وغیرہ ہو رہی ہے، تو لیکن یہ بتائیے گا کہ ویسے کیا حالات ہیں سیاسی، اور جو غیر ملکیوں کے متعلق جو حالات یہاں پیدا ہو رہے ہیں اس کے متعلق کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ تو ساری دنیا میں ہے، افغانستان میں بھی ہے، یہاں بھی ہو رہا ہے، بتائیے گا۔ غیر ملکی وہ تنگ ہیں جو
इलीगल हैं। ठीक कुछ किसी किस्म के ना कोई रासिज्म इधर है, ठीक किसी भी किस्म का। मुझे तो किसी आप, मैं भी हाउसलैंडर हूँ, जी। मतलब फॉरनर हूँ, मुझे किसी दफ्तर में प्रॉब्लम नहीं। हंस हंस के बोलते हैं, फौरन काम करते हैं अगर होने वाला हो। उन लोगों के प्रोग्राम, किसी के फिंगरप्रिंट पुर्तगाल में बोल रहे हैं, किसी के इटली में है, तो उनके लिए तो प्रॉब्लम है ना। गैर कानूनी जो तारकीन वतन है उनको यहाँ मसाइल हैं, उनको कहती है हुकूमत आप चले जाएं। और इसी तरह दीगर मसाइल पे भी बात होती रहती है। यहाँ इंतखाबात भी होते हैं तो उसमें ये तो पूरी दुनिया में है कि वो पार्टियां आगे आ रही हैं जो कौमियत पसंद होती हैं। हमने पाकिस्तान में भी देखा, हमने जर्मनी में भी देखा है। तो ये बताइएगा कि लंदन में उखाड़ पिछाड़ हुई है, जो वजीर दाखिला बदली हैं, क्या देख रहे हैं आप इस उनकी बारे में? पॉलिसी है ना, उन पॉलिसी के खिलाफ चले थे ना। अच्छा वो एक तो गवर्नमेंट में है भी, अब गवर्नमेंट की पॉलिसी के साथ रहना पड़ेगा। इधर भी शाह महमूद कुरैशी ने रिजाइन दिया था ना, जी। वो गवर्नमेंट की पॉलिसी के खिलाफ था। जरदारी साहब ने कहा नहीं हमारी पॉलिसी चलेगी, तो ये आप अगर अपना करना चाह रहे तो फिर आप घर को जाए। वो कोई इतना बात नहीं है, वहाँ गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है पूरी, उन्होंने चलते हैं, क्योंकि वो G8 में भी शामिल हैं और भी जो बड़ी बड़ी हैं कंपनियां, बड़ी बड़ी जो गवर्नमेंटों का कंसोर्शियम कहलाता है उसमें हैं। तो उनकी जो एक पॉलिसी होती है कि हमने किसको सपोर्ट करना है किसको नहीं, यूक्रेन में क्या चलेगा, चाइना के साथ क्या है, रशिया के साथ क्या करना है, इसराइल के साथ क्या करना है, वो उनकी पॉलिसी होती है। तो वो जो पॉलिसी के खिलाफ चलेगा तो उसको तो फिर घर का रास्ता दिखाएंगे। अब प्रोग्राम के अगले समय नाज़रीन, अब आप रहे, हम भी लाइव आपके साथ हैं, लेकिन 10-10 मिनट के पार्ट हमने करने, आज तीसरा पार्ट अब शुरू होने लगा है। हम इस पार्ट में पता करेंगे कि ये जंग जो है मशरिक़ वुस्ता में है तो कब तक ये जारी रहेगी, और जो हमारे यूरोपियन ममालिक हैं या दीगर ममालिक हैं या अक़वाम मुत्तहिदा है उसमें क्या किरदार होगा। जी बताइएगा, इसराइल कब तक ये जंग जारी रखेगा? इसराइल का ये मशरिक़ वस्ता भी नहीं आते, नुक्कर में ही आते। UAE का थोड़ा सा ऐसा कलो, वहाँ पे वो उनके अपने अपने मुतालबा थे 48 साल से। ये सर ज़फ़रुल्लाह खान साहब ने उस टाइम चार्टर दिया था और उस वक्त UN मान गया था कि इस पॉलिसी के तहत चलेगा। इसराइल तो नक्शे पे भी कोई मुल्क नहीं है, अच्छा, कोई उसका कोई बाउंड्री नहीं है। उनके अपने हर एक के अपने अपने कायदे होते हैं। वो तो दुनिया उसको गलत रंग लेती। वो कह रहा है कि ये मेरे मुतालबे हैं, आओ बैठ जाओ, लेकिन ये कितनी पहले हमारा वो मुतालबा करो जो ज़्यादातर सर ज़फ़रुल्लाह खान साहब ने चार्टर जो बनाया था उसके तहत ही है। अब दोनों तरफ से हों तो शामिल, बीच में कोई टेररिस्ट ग्रुप भी हैं, उनकी एक्टिविटीज़ ऐसी हैं कि जिनको इनके बैकग्राउंड अच्छे नहीं थे, और कौन कौन उसके साथ शामिल है। लोग चाहते हैं कि हमारा असला बिके, हमारे और भी कोई सिलसिला चलता रहे, दुकानदारी लोगों की इस तरह चलती, वो नहीं चाहते, फिर वो चलेगा फिर इसी तरह। तो ये फ़लस्तीनी जो जुलूस निकालने, मुजाहरे कर रहे हैं, उसमें उस मुल्कों के लोग भी शामिल हो जाते हैं। नॉर्वे से नाज़रीन हमने एक बहुत बड़ा अच्छा प्रोग्राम किया है। आज हमारे वहाँ एक सियासतदान है, काउंसलर हैं, वो सूबाई असम्बली के मेंबर रहे हैं और कौमी असम्बली के उम्मीदवार भी रहे हैं। फुआद महमूद खान साहब से हमने प्रोग्राम लिया है, वो हम जल्दी आपको दिखाने वाले हैं। आज ही आपको दिखाएंगे कि नॉर्वे में मनीर साहब बड़े बड़े जुलूस निकल रहे हैं, लेकिन पुरअमन। पाकिस्तान में और यूरोप में क्या आप देखते हैं कि चीज़ के वहाँ जब आते हैं मुजाहरे तो तशद्दुद अख्तियार कर लेते हैं, फैज़ाबाद वाला भी देख लें, तो यहाँ पुरअमन मुजाहरे होते हैं जर्मनी में, इस बारे में बताइए। नहीं, कोई इधर पुरअमन होते बिल्कुल करते हैं, लोग जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं अगर कोई करना चाहे, जुलूस करना चाहे, यहाँ पे कुछ अरब ममालिक के करना चाह रहे थे मारबर्ग ज़िले में। अच्छा, उन्होंने कहा जी हमने आपको हाउसलैंडरों की असम्बली दी हुई है, ये दुनिया का वाहिद मुल्क है, ये गैर मुल्कियों की असम्बली भी अलहदा है, वो गैर मुल्कियों के वोटों से जीतते हैं जी। और दूसरी असम्बली भी है जिसमें जर्मन नेशनल लोग वोट डालते हो। करिए उधर आके डिबेट करो, वहाँ पे आके बातचीत करो, ये आप सड़कों पे कर रहे हो, कारोबारी ज़िंदगी रुक जाता है। जर्मनी 1945 में आपको पता कितना तबाहशुदा था, अब कहाँ पहुँच गया है। यहाँ पे तो काम चलते रहते। मेरा शहर 60 साल पुराना है और भी 800 साल पुराने भी 7 गांव हैं, लेकिन उसके सारा उखाड़ पुखाड़ बिल्डिंगें गिरा रहे हैं, धड़ाधड़ों ये कामों पर रुक जाते हैं। तो इस वजह से यहाँ कहते हैं ये थे सड़कों के ऊपर ना आओ, आप आओ, आपको असम्बली दी हुई, हाउसलैंडर असम्बली, फॉरनर की अलहदा असम्बली है, वहाँ पे आप डिबेट करो। अपने जो यूनियन काउंसिल के है वहाँ पे भी असम्बली है, वहाँ पे भी कोटा है
फॉरनर का। वहाँ भी कोटा या जर्मनी एक मुल्क है जहाँ गैर मुल्कों के लिए स्पेशल वहाँ वोटिंग होती है, वहाँ वो अपने नुमाइंदे चुनते हैं। आप नाज़रीन को हम बता रहे हैं कि जर्मनी अपने गैर मुल्कियों को सहूलियात जो देता है उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से स्पेन रब्ता किया जाए। वहाँ हमारे बहुत ही ज़बरदस्त राना ज़ीशान साहब हैं, एडवोकेट हैं, बड़ी अच्छी पोस्ट पे काम करते रहे, आजकल स्पेन में हैं। उनसे मैं पता करना चाह रहा हूँ कि बताइएगा कि स्पेन में मुजाहिरीन किस तरह मुजाहरा करते हैं। कल उन्होंने एक प्रोग्राम नाज़िल किया, वो भी जल्दी हम लगाएंगे, कि जो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या डिफेंस में हुआ जिसमें 6 कीमती जानें चली गई। उन्होंने कल ज़बरदस्त किस्म की बातें की हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी वो ऑन एयर हो जाए, हमारे पास रिकॉर्ड है। तो हमने एक प्रोग्राम पहले भी रिकॉर्ड किया कि पाकिस्तान में जो लाइसेंस है आसान है उसका हसूल, लेकिन उसको रखना या उसको चलाना वो मुश्किल है। वहाँ इस तरह के हादसात हो जाते हैं जो पाकिस्तान की जग हसाई का, बेइज्जती का ये कहना चाहिए मूजब बनते हैं। सारी दुनिया उस हादसे के ऊपर, बल्कि पाकिस्तान के मीडिया अब उठ गया, सामने आ गया है। नाज़रीन, ये था, कोशिश तो मैंने की है कि राणा साहब से बात हो जाए, लेकिन राणा साहब अभी नहीं आ रहे। मेरा ख्याल है कि राणा साहब नहीं आएंगे। तो हमने ये स्पेशल प्रोग्राम किया। मनीर साहब आए हैं, इनका अपना चैनल भी, अपने चैनल के बारे में नाज़रीन को बताएं, अपने टिकटॉक के बारे में बताएं, फिर हम प्रोग्राम खत्म करेंगे। मेरा पॉलिटिकल ज़्यादा चैनल है और झुकाव भी ज़्यादा अपोजिशन की तरफ है। निगहबान पाकिस्तान उसका नाम है। अगर आप देखना चाहें तो उधर आ जाएं, लेकिन अफसाने नहीं उतरते, हकीकत होती। वेरीफाई करता हूँ, आप भी अगर कोई डेटा हो रहा है कि ये पहले जिस तरह के शाहिद जट पुलिस वाला तो मेंटली अबनॉर्मल था, ये उसको कभी बुलाता कभी क्या, तो कहते ये भी मेंटली अबनॉर्मल। उस बच्चे का आईजी ऑफिस में क्या काम था जी। अब वो प्राची करा रहा है, वो उसकी 18 साल से ज्यादा उम्र थी, वो 14 साल बता रहा। अभी डीएनए का भी चल पड़ा। तो यहाँ कानून फिर इसी तरह ही होता है। पाकिस्तान में कानून अंधा कानून बन गया, वाकई वो अंधा कानून है, क्योंकि अंधा कानून तो होना चाहिए कि कोई वो इधर उधर की ना देखे, लेकिन इतना भी अंधा नहीं हो जाना चाहिए कि वहाँ इंसाफ जो सा है बिक रहा हो। नाज़रीन, हमने टॉपिक पे बात की, सियासी हालात पे, बैन अल-अक़वामी हालात पे, और पाकिस्तान में ये सुलगता हुआ जो ये मसला खड़ा हो गया है जिसकी वजह से मासूम 6 जानें चली गई हैं। आप भी अगर हमारे साथ प्रोग्राम करना चाहते हैं तो ज़रूर हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, क्योंकि टिकटॉक पे हम टेलीफोन नंबर या व्हाट्सएप नहीं बता सकते कॉपीराइट की वजह से। हमारे चैनल पे वहाँ हम देते हैं। हम दोनों आपका शुक्रिया अदा करते हैं। मनीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कीमती वक्त में से टाइम दिया और हमारे साथ जुड़े, और टिकटॉक पे आपने हमें लाइव पूरी दुनिया में प्रोग्राम किया। नाज़रीन, हमारी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे प्रोग्राम करें। ये वाहिद चैनल ऐसा है टिकटॉक कि आपको लाइव दिखाया जा रहा है बगैर तैयारी के, लेकिन हमें पता होता है कि दुनिया में क्या खबरें हैं, उन खबरों के ऊपर तबसरा करते हैं। अगर कोई गलती हो जाती है तो माज़रत चाहते हैं, तो दोबारा इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी। इर्द गिर्द का ख्याल रखिएगा, क्या हो रहा है, ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी कीजिएगा, और कमेंट्स का ज़रूर करें। तो फिर मैं अब देखता हूँ कि आगे हैं इस प्रोग्राम में मैं ठीक है, फिर इजाज़त चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम।